नमस्कार। आज हम एक ऐसी चर्चा, ऐसा संवाद करने जा रहे हैं जिसका बहुत महत्व है। और वो जो संवाद है वो एक ऐसी बात है कि तैयारी करें कैसे। सबसे पहले हमें एक प्लान हमारे पास होना चाहिए। अगर प्लान हमारे पास नहीं है तो देखिए, समस्या जो है उसका हम कोई तोड़ नहीं निकाल पाते हैं। कैसे नहीं निकाल पाते हैं? देखिए, अब बहुत से लोग ये कहेंगे, देखिए बहुत से लोग कहेंगे कि अभी तो आरपीएससी ने स्कूल व्याख्याता का पाठ्यक्रम भी जारी नहीं किया है, वैकेंसी भी नहीं आई है। मैं कहता हूं वैकेंसी आ जाएगी, पाठ्यक्रम भी आ जाएगा। तब फिर जब आप करेंगे तब फिर क्या हो जाएगा? इसी संदर्भ में मैं जो मेरा विषय है उसके माध्यम से आपको बहुत सी ऐसी चीजें बताऊंगा जो सब स्थितियों में लागू होती है। मेरा अनुभव ही है, वो अनुभव कैसे किसी के काम आ सकता है। मैं तो चाहता हूं कि जो मेरा अनुभव है उस अनुभव का कोई फायदा उठा सके। मेरे लिए इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है? यही तो हमारे साहित्य की सामाजिकता है। मैं मेरे ही अनुभव को मैं ही दबा करके बैठ जाऊं कि बस ये मैंने मेरी सफलता प्राप्त कर ली है, अब मुझे किसी को नहीं बताना है, क्या हो जाएगा? ये तो मेरी संकीर्णता है ना। तो मैं ये हमेशा ये कहता हूं कि आप देखिए, इस बात की चिंता क्यों करते हो कि आरपीएससी ने अभी वैकेंसी जारी नहीं की है, अभी हमारा पाठ्यक्रम नहीं आया? ये तो आप भी जानते हो कि आप अगर मिनिमम योग्यता पूरी करते हैं, आप मान लीजिए स्कूल व्याख्याता, हमारा सबसे बड़ा विषय, हमारा सबसे बड़ी चर्चा इसी विषय की है। स्कूल व्याख्याता, अगर मान लीजिए स्कूल व्याख्याता की योग्यताएं आपके पास है और आप उस परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षा में बैठना चाहते हैं, तो बताइए आपकी समस्या क्या है? आप क्यों वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं? फिर वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं तो फिर आप फॉर्म भर देंगे। फॉर्म भरने के बाद मैं आपको फिर बताता हूं, आपकी एक बहुत बड़ी चिंता आएगी, पता नहीं एडमिट कार्ड आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं आरपीएससी कहीं रिजेक्ट तो नहीं कर दे। एडमिट कार्ड आएगा तब आप भागोगे, अब मैं तैयारी कैसे करूं, क्योंकि 10 दिन बाद एग्जाम है। फिर आप मार्केट से 500-700 रुपए लगाकर किताबें और खरीद लोगे, उसके पैसे और लग जाएंगे। और ऐसे मैंने होते देखे हैं बहुत से लोगों को। और ये होता है। जोश कैसे आता है? कुछ लोगों को जोश आता है वैकेंसी के घोषित होते ही, कुछ लोगों को जोश आता है इस बात की चर्चा होते ही कि वैकेंसी आने वाली है, कुछ लोगों को जोश आता है जिस दिन एग्जाम देने जाना होता है। तो ये सब देखिए, ये अलग अलग और सब ऐसे होते हैं, होते आए हैं। लेकिन जो कोई ईमानदारी से मेहनत करना चाहता है, जो अपने लक्ष्य के प्रति डिवोटेड है, जिसको कुछ करके दिखाना है, तो ऐसे लोगों को क्या करना है, उनके लिए मेरे पास मेरे विचार है, उनके लिए मेरे पास प्लान है। सबसे पहले अपन इस बात की चर्चा करते हैं कि जो पाठ्यक्रम है, देखिए हिंदी का जो पाठ्यक्रम है उसमें देखिए सबसे बड़ी समस्या आती है, बहुत सी पुस्तकें बहुत से लोगों के द्वारा सजेस्ट कर दी जाती हैं। और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, इसकी गाइड पढ़ लो, इसकी गाइड पढ़ लो, ये उसने बता दिया, ये पढ़ लो। आपके पास एक बहुत बड़ा भंडार लगा लिया आपने, और आप क्या करना शुरू कर दिया? आपने ज्ञानी बनना शुरू कर दिया। आप विद्वान बनने की ओर जा रहे हो। और विद्वता के चक्कर में जो एक संतुलन, एक समय को साध करके आपको सफलता पानी थी, उस सफलता से आप दूर रह गए। और आपके साथ वाला जो इस परीक्षा में बैठा, जिसने एक संतुलित तैयारी की, कुछ संदर्भ पुस्तकें सामने रखी, उन्हीं को अच्छे ढंग से पढ़ा, उनका विश्लेषण किया, उनको समझा और क्या कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, और उससे बड़ी बात, दूसरों के अनुभव का फायदा उठाया। जब उसका चयन होने के 10 साल हो जाएंगे ना, तब आपका चयन होगा। यानी वो अपनी सर्विस में 10, 20, 30 वाला, 10 वाला जो
फायदा सारे ले चुका होगा, तब आप कहोगे हमारा भी चयन हुआ। ऐसी गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। कारण क्या है? बताने वाले बहुत मिलेंगे, हर कोई मार्केटिंग करता है, हर कोई अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने में लगा है, लेकिन आपके लिए क्या बेहतर है, ये थोड़ा सा आपको भी अपने इस बोध का, ज्ञान का प्रयोग करके और अच्छी सलाह को अनुसरण करते हुए करना है। और इस संदर्भ में बहुत एक बड़ी मेरी मन की जो बात है वो मैं कहता हूं। मन की बात यह है कि आप ढेर मत लगाइए पुस्तकों का, आप सलाह लीजिए, बहुत से लोगों से सलाह लीजिए, और सलाह लेने के बाद भाई आप जिस परीक्षा में बैठने जा रहे हैं उस परीक्षा को आपको ही क्रैक करना है, आपको ही उसमें अपने आप को सिद्ध करना है। जो बता रहे हैं वो उनसे जाकर आप मिलोगे ना कि आपने जो बताया था उससे हमें तो बहुत, हमारे को सफलता नहीं मिली, वो क्या कहेगा? उसका एक ही उत्तर होगा, उसका उत्तर होगा कि वो आपकी कमी है। अगर मेरे बताने से आपका चयन नहीं हुआ तो आपने मेरी बात मानी ही क्यों? फिर क्या हुआ? देखिए, एक तो सामने वाले ने मोरल और डाउन कर दिया। इसलिए इतना ज्ञान, इतनी समझ, इतनी बात अपने अंदर पैदा करनी है, और वो किसी अच्छी सलाह, किसी ऐसे लोग जो वास्तव में ईमानदारी से अपनी बात को कहते हैं, वो बताते हैं, उनका अनुसरण करें और उस पर चलने का, उसको उस पर मंथन करें, चिंतन करें, उसके बाद अपनी तैयारी को शुरू करें। मैं हमेशा कहता हूं, मैदान में उतरने से पहले पूरा मैदान देख लीजिए कि ये जो जिसमें हम उतर रहे हैं उस मैदान में है क्या, करना क्या है, सामने कौन है, ऐसी स्थितियां, वहां उसके अंदर जाकर के और जीत कर निकलने के लिए क्या करना है, उसको भी अपने मन में थोड़ा परिकल्पित कर लीजिए। और जब आप ये करना शुरू कर देंगे ना, तब आप समझिए कि आप बहुत कुछ एक अर्जन करने की ओर बढ़ रहे होते हैं। कैसे? इसका देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कुछ पुस्तकें ऐसी होती है जिनको आधार बनाकर आप चयन करवा सकते हैं, जिसको आधार बनाकर आप चयन करवा सकते हैं। और एक जिसको रोजगार की तलाश है, जिसको तुरंत कुछ ऐसा चाहिए, वो विद्वान बनकर के यहां गलियों में घूमेगा, उसकी विद्वता को लोग मजाक उड़ाएंगे, उसने इतनी किताबें पढ़ ली, इतनी किताबें पढ़ ली, और हुआ कुछ नहीं। तो इससे अच्छा है कि पहले, और यह सच्चाई है, यहां सफलता ही पहचान है। आजकल क्या है? आजकल वही है जिसने अपने आप को सफल सिद्ध कर दिया, वही विद्वान है। जिसने अपने आप को सिद्ध नहीं किया नौकरी की दृष्टि से, सफलता की दृष्टि से, उसकी विद्वता को कोई नहीं मानता है। मैं जानता हूं ऐसे कितने ही लोग हैं जिनको इतना गहरा ज्ञान है, इतनी गहरी समझ है विषय की, लेकिन संतुलन नहीं है। वो संतुलन कैसा नहीं है? बस थोड़ी सी एक ही तरीके की समझ है। प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत से विकल्प, बहुत से तरीके देख करके आगे बढ़ना पड़ता है। या फिर ऐसे बहुत से होते हैं जिन्होंने ढेर लगा दिया किताबों का, जिसने बताई वही अलमारी में लाकर रख ली, उसी चीज को इसमें से पढ़ रहा है, उसी चीज को उसमें से पढ़ रहा है, उसी चीज को तीसरी में से पढ़ रहा है, चीज वो की वो है। समय खराब हो रहा है। और हमारी दृष्टि, कि देखिए, एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण है कि जब हम परीक्षा हॉल में बैठे होते हैं, तब जब हमने जिन पुस्तकों को पढ़ा है, वो पुस्तकें जब उससे संबंधित प्रश्न आने पर उन पुस्तकों के पृष्ठ खुल जाते हैं अपनी आंखों के सामने। ये ईमानदारी की बात है। आंखों के सामने पृष्ठ खुल जाते हैं, और तब जब हम उस पर जोर देते हैं, फोकस देते हैं, तब उसका जो कहीं हमें कंफ्यूज लग रहा होता है उसको हम पकड़ लेते हैं और उत्तर, सही उत्तर पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जिन्होंने उसी विषय पर, उसी बिंदु पर, उसी बात पर 7-8 नोट्स पढ़ लिए, 7-8 प्रकार की किताबें पढ़ ली, अब वो कभी इधर दौड़ रहा है, कभी इधर दौड़ रहा है उसकी दृष्टि, और ऐसे में उसको क्या होगा? वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएगा, सटीक उत्तर तक नहीं पहुंच पाएगा। मैं कहता हूं पुस्तक, कुछ ही चुनिंदा पुस्तकें
अपने उस तैयारी के शेड्यूल में डाल लीजिए। और उस शेड्यूल में डालने के बाद जहां इस प्रकार का बताने वाला है, समझाने वाला है, उनकी सलाह लेकर के क्या करना है उस पर गौर कर लीजिए। और जब यह कर लेंगे आप, तब आपको खुद को लगेगा कि वास्तव में आपकी दिशा सही है। कैसे? देखिए, परीक्षा का पेपर बनाने वाला नोट्स में तो नहीं बनाएगा, वो आधार पुस्तकें देखेगा। बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये तो पुस्तकों में भी पढ़ा है, आपने पढ़ा है, लेकिन एक देखिए, एक संकट है, आपकी समझ और जो आपसे पहले जिसने इसको पढ़ा है, समझा है, आगे बढ़ा है, उसकी समझ में थोड़ा फर्क रहेगा। वो उसका अनुभव है और समय लेने पर वो आता है, कोई दो राय नहीं, आपको आ जाएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं 10 साल बाद आप इस स्थिति में होंगे जहां मैं खड़ा हूं, और आप लोगों को बता रहे होंगे, लोग आपका मान रहे होंगे, सुन रहे होंगे, लेकिन उसके लिए आप जब उससे पहले शुरू में ही उस स्टेज पर जाने की कोशिश करेंगे कि लोग मुझे पूछे, तो जो पूछने के लिए जो आपको जो एक मंच चाहिए, आपको सिद्ध करने का जो अवसर जो था, आप सिद्ध कर सको, वो एक प्लेटफॉर्म चाहिए, वो आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए इस प्रकार के चीजों में कभी नहीं उलझना कि मैं तो सब कुछ, सारी पुस्तकें, सारा जितना मैटर हो सकता है, जहां भी हो सकता है वहां से उठा करके और रट करके परीक्षा हॉल में जाऊंगा। यह न तो कभी हुआ है, न कभी होगा। और अगर होगा, मेरा अनुभव कहता है 10 साल बाद होगा। अब अपने आप को कहां रखना है? 10 साल बाद या इसी यानी 2022 जो आने वाला है, उसमें जो ये आपकी एग्जाम होने वाले, आपकी परीक्षा जो होने वाली है, उसमें अपने आप को सिद्ध करना है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले ऐसे जो विद्यार्थी जो वास्तव में सीरियस है, जो वास्तव में जिनमें इस चीज की ललक है, जिनको थोड़ी दिशा देने की जरूरत है, क्यों ना उनके साथ एक संवाद और एक चर्चा की जाए, चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी क्यों ना हो। उन तक बात पहुंचनी चाहिए, क्योंकि जो एमए जिसने की है, अभी जिसने बीएड की है, उसने विषय को इतनी गहराई से नहीं जाना है। उसकी समझ को थोड़ी सी दिशा देने की जरूरत है, उसको थोड़ा सा एक आइडिया देने की जरूरत है। अगर मेरे आइडिया देने से, मेरी दृष्टि से अगर आपको थोड़ा सा भी एक नई दिशा मिल जाए, मेरे लिए तो बहुत है। और मैं ये दावा करता हूं, मैं हमेशा कहता हूं, मैं ये दावा कर सकता हूं कि मेरे अनुभव जो है वो आपके काम आएंगे। और इसलिए देखिए, सबसे पहले जो मैंने पहले भी चर्चा की थी कि कुछ लोग हमेशा अलग अलग तरीके के लोग मिलेंगे, अलग अलग तरीके की बातें होगी, और अंतिम निर्णय और अंतिम विकल्प और अंतिम जो कुछ भी करना है आपको करना है। आप उसको कैसे करते हैं उसके ऊपर निर्भर है। राह दिखाई जा सकती है, उस राह पर चलाया नहीं जा सकता। हाथ खींच करके, पैर खींच करके, वो खींचना क्या है, मारवाड़ी में कहते हैं उसको ठलडना। वो जो हमेशा क्या होता है, कहावत है कि रोता जो जाता है वो मरे हुए की खबर लाता है। तो शुरू में ही आशंकित है, आशंकाओं से भरा है, क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं, इस किताब में से आएगा कि नहीं, उसमें से आएगा कि नहीं, उसको भी पढ़ लूं, उसको भी पढ़ लूं, कहीं छूट ना जाए, ऐसा ना हो जाए। संतुलन ही नहीं साध पाया, आत्मविश्वास पैदा ही नहीं कर पाए। तो ऐसी स्थिति में दौड़ता रहेगा मन, बुद्धि दौड़ती रहेगी, और कोई चीज जो है समझनी चाहिए, जिस पर पकड़ बनानी चाहिए, वो पकड़ नहीं बन पाएगी। जैसे अब ये कहेंगे कि अभी देखिए पाठ्यक्रम नहीं जारी हुआ। मैं ये कहता हूं पाठ्यक्रम नहीं जारी हुआ है, हमें भी पता है नहीं जारी हुआ है, लेकिन हिंदी साहित्य का इतिहास तो आरपीएससी नहीं बदल सकती। मान लीजिए किसी छंद को हटाकर उसकी जगह दूसरा छंद लगा दिया, मान लीजिए किसी अलंकार 2-4 को हटाकर 2-4 नए लगा दिए गए, इससे ज्यादा क्या हुआ? काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य लक्षण तो नहीं बदलेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास पहला किसने लिखा, उस पर क्या उसकी विशेषताएं, क्या उसकी कमियां हैं, और ये इतिहास लेखन की परंपरा कैसे चलती है, ये तो नहीं बदली जाएगी। हो सकता है या सगुण भक्ति है, निर्गुण भक्ति है, ये जो प्रवृत्तियां हैं ये तो नहीं बदली जाएगी। कहानी का विकास, उपन्यास का विकास, निबंध का विकास, आलोचना का विकास, ये तो नहीं बदले जाएंगे। क्या बदले जाएंगे? कुछ जो स्पेसिफिक टॉपिक होते हैं,
कौन से कवि की कौन सी कविता लगानी है, कौन से कहानीकार की कौन सी कहानी लगानी है, कौन से निबंध का चयन करना है, ये थोड़े बदलते हैं, कुछ बदल जाते हैं। उससे क्या फर्क पड़ता है, जैसे ही बदलेंगे हमारे सामने आएगा, बाकी हमारा तैयार किया हुआ है उसको पढ़ लेंगे। बाकी अब जब हम करें कि वही पाठ्यक्रम लिखा हुआ आएगा, इतिहास लेखन की परंपरा, प्रमुख इतिहास, और आपके जैसे हिंदी साहित्य का आरंभ, काल विभाजन और नामकरण, ये सब सिलेबस जब जारी होगा उसी समय पढ़ेंगे। उसी समय पढ़ने से क्या हो जाएगा, एक अतिरिक्त प्रेशर आपके ऊपर आएगा कि मैंने ये भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा। इसलिए मैं कहता हूं, अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हो तो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपको ऐसा भी दिन आए जिसमें बिल्कुल समय नहीं मिल रहा हो, फिर भी आधा घंटा भी, 1 घंटा भी उस अपनी तैयारी को जरूर देख लें। आपके मन में यह नहीं होगा कि कल का दिन तो मेरा पूरा खराब गया। आपके मन क्या कहेगा, मैंने थोड़ा तो पढ़ लिया। एक आत्मविश्वास बढ़ता है, आपको ऐसा भी लगता है कि कंटिन्यूटी है। और ये बहुत मारवाड़ी में एक बहुत अच्छी कहावत है एक, कि देखिए आंगली सूज कदी अंगूठो को नहीं हुए। यानी अगर आप चाहते हो अचानक कि सब कुछ घोट लें और बस उससे न पहले न बाद में, तो संभव नहीं है। आपको क्या करना, झकत विद्या, विद्या का एक सिद्धांत है, जबरदस्ती नहीं हो सकती। बहुत से काम ताकत से, आपको गुस्सा आ गया मुझे तो ये करके छोड़ना है, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, सब कुछ कर देंगे। लेकिन पढ़ाई विद्या का एक संबंध है, इसके साथ जितना गुस्सा करोगे उतने ही आप खुद पराजित होते जाओगे, हार मानते जाओगे। जबरदस्ती नहीं चल सकती, इसलिए रस को लेना है। और जो प्लान लेकर चलते हैं, जिन्होंने निर्धारित कर रखा है कि मुझे ऐसे पढ़ना है, उनकी कोई दिक्कत नहीं होती। देखिए अपन अगर उस विषय पर जाते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास वाले पे देखिए, शायद आप लोगों को दिख रहा होगा। हिंदी देखिए, इतिहास लेखन की परंपरा, प्रमुख इतिहास ग्रंथ, इतिहास लेखक, हिंदी साहित्य का आरंभ, काल विभाजन और नामकरण, ये एक टॉपिक है। नंबर की दृष्टि से देखें तो जो 12th क्लास तक का, इस प्रकार अगर अपन 2018 के पाठ्यक्रम को देखें तो 12th क्लास तक का जितना पाठ्यक्रम है उसके लगभग 110 नंबर, 55 प्रश्न आएंगे। स्नातक स्तर का जो पाठ्यक्रम है उसके भी 55 प्रश्न आएंगे, 110 नंबर के। और शायद इसमें वो जो दिया हुआ नहीं है नंबर वाला, कोई बात नहीं। एक आपके स्नातकोत्तर एमए लेवल के शायद मेरे विचार से 10 प्रश्न 20 नंबर के आएंगे। अब उसमें स्पेसिफिक थोड़ा बहुत परिवर्तित हो सकता है। फिर साइकोलॉजी है और शायद 30 प्रश्न 60 नंबर के। अब इसमें देखिए प्लान क्या बनाना है, प्लान यही बनाना है कि आप अपनी जो मजबूत पक्ष, किसको मजबूत कर लेना है, कहां चीजों को आपको जहां लग रहा है कि यहां किसी की सहायता लेनी है वहां उसको लीजिए, उसके बाद बढ़िए। देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास पर जब हम कर रहे हैं, ये इतिहास लेखन की परंपरा, मैं कहता हूं अनेकों गाइडों में, कितने भी गाइड उपलब्ध है, सब में लिखा हुआ है। मेरी एक सलाह है आपको, डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास आधार बना लीजिए, जहां अनेकों इतिहासों के संबंध में राय, निष्कर्ष, किस इतिहास की क्या विशेषता है, किसमें कौन सी कमी है, आपके ये काव्यों की प्रवृत्तियां कहां कहां कैसी होनी है, भक्ति काल, इन के संबंध में सिर्फ और सिर्फ इतिहास की दृष्टि से डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास आधार बना लीजिए। आपको कोई कुछ भी कहे, ये ले लो, ये पढ़ लो, मैं नाम तो आपको अनेकों गिना दूंगा, लेकिन प्रश्न नहीं आएंगे उनमें से। मेरी ईमानदारी से ये बात है, प्रश्न जब होगा तो नगेंद्र के इतिहास को आधार बनाकर होगा। जब किसी कवि के बारे में स्पेसिफिक किसने क्या कहा है,
इसकी क्या राय है, वो उनको किस दृष्टि से देखता है, तब आप जब इतिहास की बात करेंगे ना, तब आप देखना आपको क्या करना है, तब आपको करना है डॉक्टर आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो जो कवियों की प्रवृत्तियां और कवि परिचय और कवियों के बारे में जो राय देते हैं, वो राय ही प्रश्नों में पूछी जाती है कि ये किसके बारे में, इसके बारे में किसने कहा है, या शुक्ल जी ने ये किसके बारे में कहा है, या इस कवि के बारे में शुक्ल जी ने निम्न में से कौन सी बात कही है। यही तो है, वहां शुक्ल जी मिलेंगे आपको, देख लेना। हां, थोड़ा सा एक और है हिंदी साहित्य के, उसमें आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि वो शुक्ल जी की जो परंपरा थी उस परंपरा में अलग से एक दूसरी परंपरा लेकर आए थे। वो हम जब पढ़ेंगे तो जब बड़ी चर्चा करेंगे तो कभी ना कभी उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो हिंदी साहित्य का आदिकाल है, उनमें से भी एक दो प्रश्न बनते हैं, वो भी स्पेसिफिक कबीर के बारे में, उन सब के बारे में, क्योंकि उनकी विषय विशेषज्ञता थी, तब वो उनमें से प्रश्न आते। अन्यथा रामचंद्र शुक्ल, मैंने अब तक 2 किताबें बताई, मान लीजिए 3 बता दी। हिंदी साहित्य का इतिहास नगेंद्र, हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन 3 किताबों के अलावा, 3 इतिहास ग्रंथों के अलावा, मैं कह रहा हूं इसमें आप आधुनिक काल तक जो है, यहां आप और किसी भी पुस्तक की सहायता न ले। बहुत से लोग कहते हैं कि सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे, उसमें बहुत भरा हुआ है, बहुत भरा हुआ है, आप किसी चीज को देखना है तो उसका सहारा ले लीजिए, लेकिन देखिए वो पुस्तक रटी नहीं जाएगी। सब कुछ है उसमें, नगेंद्र का भी है, जितने इतिहास लेखक है उन सब का डाल दिया। जब सबका एक साथ एक पंक्ति में आ रहा होता है ना, तो समझ में नहीं आता। मेरा ऐसा मानना, उस पुस्तक को अपने पास रखिए, ये मेरा अनुभव है, लेकिन उसको उस तरीके से मत लीजिए। आप पढ़िए इतिहास को ही, और उनमें से आप, हम बताएंगे, तरीका बताएंगे, ऐसी बात नहीं है, और उनको आधार बना करके फिर उस देखिए, तब आप जाकर के उनको क्लियर कर लेंगे। आप ये सोच लो, चलिए 1-2 प्रश्न नहीं है, आपको क्या फर्क पड़ता है भाई, सारे प्रश्न करोगे क्या? ये कभी नहीं हो सकता। और सारे के सारे जो आप सही करने पर लगे हुए हो, इसका मतलब आप कुछ करना ही नहीं चाहते हो, आप चयन करवाना ही नहीं चाहते हो। आपको इस बात की जिद है कि मुझे तो आरपीसी ने जो पूछे उसमें से सारे के सारे करने हैं, मुझे तो यह सिद्ध करना है कि आपने जो प्रश्न पूछे हैं वो आप मेरी रेंज से बाहर एक भी नहीं पूछ पाए। आपका लक्ष्य, आपकी चयन आपका है ही नहीं। आप तो बीच में किसी को चुनौती देने में लगे हैं, बीच में आप में एक घमंड और अभिमान पैदा हो गया है। आप तो बस वही, वाह, मैं कह रहा हूं, जो आप ब्रह्म राक्षस बनने में लगे हैं, आप ब्रह्म राक्षस होते जा रहे हैं। ये, इससे बचना है। इससे बच जाओगे तो समझ लो आप सफलता के सोपान पर पहुंच जाओगे, आप सफल हो गए। उसके बाद देखिए, बहुत से लोग इस चीज पर बात करते हैं व्याकरण का जो प्रसंग है, इस पर देखिए, अपठित गद्य, अपठित पद्य। मैं ऐसा मानता हूं कि मेरी 4 क्लास, जब भी हो, मेरी 4 क्लास अपठित गद्य और अपठित पद्य पर आप सुन लेना। अगर कोई ऐसा अवसर आ गया ऑफलाइन का, तो ऑफलाइन में बैठ जाना, और नहीं आया तो ऑनलाइन के माध्यम से भी आप सुन लेना। अगर प्रश्न गलत हो जाए तो मुझे कहना। अगर आपको थोड़ी सी भी समझ है तो, कुछ भी नहीं है इसमें, लेकिन इसकी एक शैली है, एक तरीका है, और उसको अटेम्प्ट करने के लिए एक आपको माध्यम चुनना है। उसको दिमाग को उससे पहले खोलना है। पहले क्या पढ़ना है? पहले प्रश्न जो नीचे दिए वो पढ़ने हैं, उसके बाद गद्यांश और पद्यांश को पढ़ना है, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, और उसके बाद आपको कुछ प्रश्न बनाने हैं इसको पढ़ने से पहले। जैसे ही पढ़ा और उसकी बनाकर जैसे ही पढ़ा, उस पर अपने जो आपने प्रश्न बनाए और पढ़ने के बाद उसके उत्तर किस में आ रहे हैं, वही उत्तर होंगे। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, मैं बताऊंगा आपको इस चीज को, और आप मानोगे कि वास्तव में यही तरीका ये होता है। ये मेरे अनुभव का फायदा, मैं अपना कह सकता हूं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैं क्या, जब 2006 में जेएनयू दिल्ली का एंट्रेंस देने गया, तो वहां मुझे पहले किसी का ऐसा, किसी की सलाह या ऐसी किसी के अनुभव का उपयोग या सदुपयोग करने का अवसर नहीं मिला। मैं देने गया, मैं देकर आया, मुझे लगा मैंने बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है मैंने, और मैं पढ़ करके गया था।
और हुआ क्या, जब मैं लिख करके आया परिणाम मैं फेल हो गया, मेरा चयन नहीं हुआ। एमफिल का एंट्रेंस देने गया था, मुझे लगा मैंने इतना अच्छा लिखा है, तो फिर हुआ क्या। तो मैंने किसी ऐसे से पता लगाकर, एक ऐसा मेरा मित्र मिला, मैं उससे मिलने गया, और वो जेएनयू में उस समय मेरा सीनियर थे, वो उन्होंने पीएचडी कर ली थी। तो मैंने उनको कहा, मैं नाम ही बता सकता हूँ, डॉक्टर आशाराम भार्गव। मैं उनके पास गया और मैंने पूछा, सर ये बताइए आप, भाई साहब कि ये मैंने उत्तर लिखे थे, ठीक लिखे थे, मैं खुश था, लेकिन मेरा चयन नहीं हुआ, मैं तो क्वालिफाई भी नहीं कर पाया हूं। उन्होंने कहा कैसे लिखा। मैंने कहा देखो मैंने इसे ऐसे लिखा, ये जो है आया इसमें छंद अलंकार ये सब रस और सब इनका वर्णन खोज लिया और सब लिखा। उन्होंने कहा देख वो जो विश्वविद्यालय है ना, वो विश्वविद्यालय नए तरीके का, नए अंदाज का, वहां कॉपियां चेक करने वाले कौन है, नाम गिनाए बड़े बड़े कि देखिए वहां मैनेजर पांडे, वहां ऐसे ऐसे लोग हैं, पुरुषोत्तम अग्रवाल, वहां प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह, ऐसे ऐसे नाम गिनाए। तो वो आपके छंद और अलंकार तो उन्होंने देख लिया कि रट के आया है, छंद और अलंकार उतार दिए, इससे क्या है, आपने उस जिस प्रश्न को पूछा है उसको सृजनात्मक और रचनात्मक उत्तर कितना दिया, वो पूरा विश्वविद्यालय आलोचना का गढ़ है। तो आपने उसको रचनात्मक उत्तर दिया कि नहीं, आपने कोई मौलिक सर्जना की कि नहीं उसके उत्तर में, यह महत्वपूर्ण है। इसका कोई वैल्यू नहीं है कि आपने सारे छंद निकाल करके एक एक का अलंकार निकाल करके शब्द पकड़ लिए, वो सब के लिए उसका कोई तुक नहीं है। इसलिए अब जब आप कभी अवसर मिले तो उस तरीके से लिखना। अब लिखिए, विश्लेषणात्मक तरीका ढूंढिए, फिर उसके बाद उसकी उपादेयता ढूंढिए, फिर उसका जो पारंपरिक विकास ढूंढिए, फिर उसके बाद आज उसको हमारे लिए उसकी उपादेयता ढूंढिए। ऐसे उत्तर करके और उसमें एक बैलेंस संतुलन बना करके उत्तर लिखिए। जब ऐसे उत्तर आपके आएंगे तो आपका चयन हो जाएगा। मुझे रास्ता मिल गया, और रास्ता मिल गया और मैंने उसको पकड़ा, और 2008 में जब मैंने उस तरीके को अपनाया मेरा चयन हो गया। यह होता है आपने किसी के अनुभव का फायदा उठाया। मेहनत मैंने की, कोई दो राय नहीं, मैंने मेहनत की, लेकिन मुझे दिशा किसी ने दिखाई। मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसे दिशा दिखाने वाले आज के समय में बहुत है, जिसको अपन कोचिंग संस्थान भी कह सकते हैं, जिसमें मार्केट में उपलब्ध है। जो चीज मार्केट में उपलब्ध है उस चीज का तुरंत फायदा उठाओ। मैं ये नहीं कहता हूं कि कोचिंगों की तरफ दौड़ो भागो, लेकिन किसी भी माध्यम से अगर आपको सहज रूप में कुछ जरूरत महसूस हो रही है, कुछ जरूरत, उस जरूरत के लिए आप पहुंच जाइए और थोड़ा सा मूल्यांकन कर लीजिए। उसके बाद उसकी सलाह और राय को लेकर के अपना रास्ता बनाइए और आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। और आगे जब बढ़ते जाओगे तो साहस और हौसला बढ़ता जाएगा और आप सफलता की ओर अग्रसर होते जाएंगे और आपको सफलता मिल जाएगी। इसीलिए मैंने कहा देखिए, फिर जब है ये जो दिया शब्दकोश उपयोग पद्धति, व्याकरण का सामान्य ज्ञान, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय, ये जो दिए हुए हैं, जनसंचार के प्रमुख माध्यम, ये जो टॉपिक दिए हुए हैं, उसके बाद ये देखिए ये कभी नहीं बदलेगा पाठ्यक्रम में। चाहे आरपीएससी नया सिलेबस जारी कर दे, इसमें कुछ भी नहीं बदलेगा, न संधि बदलेगी, न समास बदलेगा, न कुछ नहीं बदलेगा। तो ऐसी स्थिति में इनकी तैयारी क्यों ना कर ली जाए। और इनकी तैयारी के लिए मैं फिर कहता हूं, व्याकरण को नियमों को पकड़ना है और व्यवहारिक प्रयोग करना है। किसी भी पुस्तक में से हूबहू वो का वो वाक्य या वो की वो आपकी संधि समास प्रत्यय उपसर्ग वो के वो नहीं आएंगे। बनाने वाला बना देगा, क्योंकि जिसने जो पेपर बनाएगा वो विद्वान होगा, उसको उस विषय की समझ होगी, वो नए शब्द नए सिद्धांत क्रिएट कर देगा, नहीं लेकिन नियम वही रहेंगे। अगर आपको नियम की समझ और प्रयोग करने का तरीका आ गया तो आपकी कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्यों इधर से इधर व्याकरण की भी 10 किताबें ले लो, कोई कहेगा इसकी ले लीजिए जाए, कोई कहता है इसकी ले लीजिए, पता नहीं न जाने कितनी बुकें मार्केट में उपलब्ध हैं। मैं तो कहता हूं आप किसी एक पुस्तक को आधार बना लीजिए, और वो पुस्तक सबसे सरल माध्यम है। मेरा ऐसा मानना है कि जब इसके ऊपर ही लिखा है क्या उच्च माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर की ही पुस्तक है, तो उच्च माध्यमिक स्तर पर जो व्याकरण की पुस्तक लग रही है उसको ले लीजिए। और बहुत सी पुस्तकें हैं। एक बहुत अच्छी पुस्तक थी सोनदान जी की व्याकरण की, वो एनसीईआरटी और बाद में ये खूब कोर्स में चली थी। उस पुस्तक को मैंने पढ़ा, मैंने तो आज तक उसी को पढ़ा है और किसी को नहीं पढ़ा। मुझे तो लगता है कि कभी कोई उत्तर गलत हो गया होगा, बाकी तो नहीं होता है।
और नियम तो नियम है, उसका व्यवहारिक प्रयोग करके समझना है। और अन्य जो अभी पाठ्यक्रम में आपके उसमें स्कूल में विद्यालय में जो लग रही है, शायद 9 से 12 तक इस प्रकार का व्याकरण की एक पुस्तक लग रही है, उसी पुस्तक को ले लीजिए, उसको समझ लीजिए, उसके अनुसार आप कर लीजिए। मैं कहता हूं आपके 90% सही होंगे। अब वो जो अगर किसी को जिद है कि 100 में से 100 ही करना है, तो उसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं, उसका मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि ऐसा तो पेपर बनाने वाला या तो मैं हूं, और मुझे आप कह दो कि 100 में से 100 मुझे देने, और मैं जो पेपर बना रहा हूं उसी को आपको करना है, तब बात हो सकती है, वो होने वाला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में किसी एक पुस्तक को आधार बना के अपनी तैयारी शुरू कीजिए, और उस तैयारी में समझिए, नियमों को चलाते रहिए और समझिए। जब आप नियमों के अनुसार चलेंगे और उसका व्यवहारिक थोड़ा प्रयोग करना सीखेंगे, कौन से शब्द में क्या प्रयोग करना है और कैसे बन रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे अब उसके बाद देखिए, अब जो नीचे इसका जो भाग आ है, यह दूसरा भाग है जिसमें जो कुछ परिवर्तन हो सकता है। मैंने कहा ना, जो आपके 11 और 12 के जो स्तर पर जो लग रही है पुस्तकें, उनमें से हो सकता है किसी, या तो इसमें तो जो लिखा है उसके अनुसार चलें, तो जितनी अनिवार्य हिंदी और ऐच्छिक हिंदी की जितनी जो पुस्तकें हैं वो सारी की सारी लगेंगी, जिसमें गद्य और पद्य और अन्य सारी विधाएं हैं। मैं इसमें एक आपको बात ऐड करके बताऊंगा, जिन कवि परिचयों का, लेखकों के परिचयों का, उनकी रचनाओं के परिचयों का, उनकी रचना काल को अगर देखना है, तो जो 10 आपकी 11 और 12 में जितने कवि और साहित्यकार जितने लग रहे हैं, उनके जो परिचय और उनकी रचनाओं का जो काल दिया हुआ है, उन पर ज्यादा फोकस करना। बनिस्पत की पूरा हिंदी साहित्य के इतिहास में से उनकी सारी रचनाओं का ढेर लगाने की कोशिश करें नहीं, क्योंकि उनमें प्रमुख रचनाएं दी होती है, उनकी प्रमुख विशेषताएं दी होती है, उनका रचना काल दिया होता है, लगभग वहीं से भी आ जाता है, लगभग, मैं फिर कह रहा हूं, लगभग वहीं से आ जाता है। तो यह होता है स्मार्ट वर्क। आप थोड़ा स्मार्टनेस के साथ अपनी तैयारी करें, तब आपके लिए सुविधा भी रहेगी और आपकी संभावनाएं अधिक प्रबल होगी। ऐसे ही देखिए आप, ये जब हो जाएगा, ये मैंने आपको बता दिया, डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें आपको देखना है। उसके बाद काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र में मेरा ऐसा मानना है, काव्य शास्त्र में अगर कोई उत्तर गलत करता है तो या तो दुर्भाग्य है हमारा, और या फिर हम कहीं ज्यादा इस प्रकार से उड़ने लगे हैं कि चीजों को समझा ही नहीं, और पढ़ने से पहले कह दिया ये तो मुझे आ रहा है, ये तो मुझे आ रहा है, ये तो मुझे आ रहा है, और आपने उस पर गौर नहीं किया कि उसकी विशेषताओं की गहराई क्या है। बहुत से लोगों की समस्या होती है, अरे दोहा, अरे ये तो छंद, ये तो मुझे पूरे आ रहे हैं, अरे उसका क्रम क्या है, मात्राओं का कैसे क्रम बदल रहा है। सिर्फ ये नहीं हो कि दोहा छंद में आपने पढ़ लिया कि आपको मात्राएं सिर्फ 13 और 11, ऐसे नहीं, उसका चरण के अंत में जो क्रम है, उसका क्रम, वर्ण क्रम क्या रह रहा है, आपके लघु और दीर्घ का क्या रह रहा है, उसको अगर आपने नहीं देखा तो गड़बड़ है। जब आपको स्पेसिफिक टॉपिक दे दिया है और उसमें से जब उसके नियम तो नियम है, उसके सामने उसकी सारी गहराई देखिए, और ये जो आपके जो टॉपिक है, इसमें से एक भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर वास्तव में एक भी गलत अगर आप कर रहे हो, तो मैंने फिर कहा ना कि कहीं ना कहीं हमने कोई गलती की है, कोई कमजोरी रही है, अपने लापरवाही की है। ये सारे के सारे हो सकता है आपके पाठ्यक्रम में ये कुछ बदल जाए, इसके स्थान पर ये आ जाए, कोई दूसरा आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये मान के चलो, जब काव्य शास्त्र की बात होती है तो शास्त्र जिस नियम से चलता है, उस नियम को अगर आपने समझ लिया और उस पर थोड़ा चिंतन कर लिया और गहराई की पकड़ ली, तो कोई भी उत्तर गलत नहीं होगा। एक चीज और, इसकी बार बार नहीं रटना है। इतिहास मुझे भी पता है, हिंदी साहित्य के इतिहास, कवियों का परिचय, उनकी रचनाओं का परिचय बार बार देखना पड़ेगा। बार बार नहीं देखोगे तो भूल जाओगे, और कहीं ना कहीं अपने स्मार्ट दिमाग को यूज करके किसको किस माध्यम से यूज करना है, किसके साथ कुछ अपने 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 तरीके वो जोड़ करके याद कर लो। नाम कविता का नाम है, किसी काव्य संकलन का नाम है, कहानी संकलन का नाम है, उसके साथ कुछ नाम टैग कर लो अपनी तरफ से, और उसके मतलब ये तो उसका है, ये नाम इसलिए आया इसलिए इसका है, ये नाम इसलिए इसका नहीं है, इस तरीके को प्रयोग कर ले उसमें। लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसमें तो है या तो एक बार किसी से अच्छे से समझ लें। हाँ, ये हो सकता है कि आपका जब कोई पहली बार ही किसी का सामना कर रहा है पूरी गहराई से, तो हो सकता है पूरी बारीकियां नहीं पकड़ पाए,
वो बारीकियां आप तब पकड़ोगे, किसी का सहारा लीजिए, किसी के अनुभव का सहारा लीजिए, किसी के अनुभव से प्रेरणा लीजिए, उससे कुछ सलाह मशविरा कर लीजिए, उसके बाद कर लीजिए। लेकिन ये मैं कहता हूं, ये मान के चलिए कि इसमें गलत नहीं होना चाहिए। और उसके बाद स्नातकोत्तर स्तर में देखिए आप, काव्य हेतु, लक्षण, प्रयोजन, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, लोंजाइनिस का उदात्त तत्व और मार्क्सवाद। अभी यह है, हो सकता है कुछ बदल जाए, कुछ बदल जाए, हो सकता है हूबहू यही आ जाए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मैं तो सिर्फ इसकी ये बात कर रहा हूं, ये जो आएगा ना, ये मैं अभी भी कह रहा हूं, जो भी आएगा वो पूरे के पूरे का ही आएगा, उसमें गलती नहीं होगी, गलती नहीं करनी है। चाहे कुछ भी डाल दे भाई, आपके लोंजाइनिस की जगह क्रोचे डाल दो, अरस्तु की जगह प्लेटो डाल दो, वर्ड्सवर्थ डाल दो, कुछ भी डाल दो, क्या फर्क पड़ना है। मार्क्सवाद की जगह कोई दूसरी थ्योरी, संरचनावाद डाल दीजिए, विखंडनवाद डाल दीजिए, उससे क्या बात, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उत्तर आधुनिकता डाल दीजिए, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, उसके उसी मेथड पे उसको समझना है। तो ये जो है ना, इसको अगर आपने संतुलित, अब उसके लिए क्या है, उसके लिए कुछ चीजें हैं जो आपको बैलेंस बनानी है। काव्य शास्त्र में मैं कहता हूं, एक पुस्तक है काव्य शास्त्र भगीरथ मिश्र। वो पुस्तक ऐसी पुस्तक है जिसमें इतनी बारीकियां समझाई हुई है, हो सकता है आपको थोड़ी समस्या करे, लेकिन उस पुस्तक को आधार बनाइए। और वो क्यों मैं कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि वो आरपीएससी की रिकमेंडेड, वो एक प्रमाणित पुस्तकें हैं, वो आधार पुस्तकें हैं। वो आधार के आधार पर जो पेपर बनाएगा वो भी तो आधार पुस्तकों से बनाएगा, किसी गाइड से थोड़ी बनाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, जब ये काव्य शास्त्र की बात कर रहे हैं तो आप दो किताबें, सिर्फ दो, अब तक पहले मैंने 3 बताई है और अभी आपको 2 और बता रहा हूं। एक है काव्य शास्त्र भगीरथ मिश्र और एक सब जानते हैं, ये देखिए, एक है काव्य शास्त्र भगीरथ मिश्र, एक है अलंकार पारिजात, क्या है, नरोत्तम दास स्वामी। ये पुस्तक अपने पास रखिए, बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं रखना। ये 2 अगर आपके पास है, बाकी कोई के ये पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए, कोई जरूरत नहीं है। इसको अपने पास रखिए और इसी पर चिंतन मनन करिए और फिर देखिए, कहां कोई भी गड़बड़ हो जाए तो मुझे कहना। फिर पाश्चात्य काव्य शास्त्र पर जब अगर हो सकता है कुछ परिवर्तन हो, फिर भी मैं कहता हूं पाश्चात्य काव्य शास्त्र पर मेरी नजर में 2 किताबें हैं जिनसे बाहर नहीं कभी आया। मार्केट में तो बहुत सी किताबें हैं, बहुत पढ़ा है, लेकिन मैं ये कहता हूं आप 2 किताबों को आधार बने, जो टॉपिक आपके उसमें लग रहे हैं उसी किताब में से पढ़िए, किताब अपने पास जरूर रखिए। एक है पाश्चात्य काव्य शास्त्र अधुनातन संदर्भ, डॉक्टर सत्यदेव मिश्र। इसका पेज इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूं क्योंकि मैंने उसको उस तरीके से कवर कर रखा है, तो हटाऊंगा तो दिक्कत होगी। लेकिन सत्यदेव मिश्र की जो है पुस्तक है उसको जरूर पढ़िए, पाश्चात्य काव्य शास्त्र अधुनातन संदर्भ, वो अपने पास होनी चाहिए। अब जो टॉपिक लगेगा उस टॉपिक को इस किताब में से, और दूसरी इसी संदर्भ में पाश्चात्य साहित्य चिंतन निर्मला जैन और कुसुम बांठिया, ये पुस्तक अपने पास रखिए। इन दोनों पुस्तकों में से एक बार इसमें से पढ़ लेना, इसमें से पढ़ लेना, छोटे नोट्स बना लेना चाहिए, और चाहे तो आजकल उपलब्ध है, और हम तो कोशिश करेंगे कि आपको सब चीजें सहज रूप में उपलब्ध होगी और इन्हीं में से होगी। आप उसमें से देख लेना, आप देख लेना, आपको ये तो हमारे पास पुस्तकें पढ़ी है, तो भाई और कहां से आएगी, आसमान से थोड़ी ले आएंगे, और अगर हम आसमान से लाकर दे देंगे तो आपके पेपर में नहीं आएगा, फिर आप हमें गालियां निकालोगे जीवन भर कि आपने हमारे को खराब कर दिया। तो इसलिए मैं तो उसी में से दूंगा जिसमें से आने वाले हैं, उसी में से समझाऊंगा और उसी को आधार बनवाऊंगा, और उसके बाद मैं तो ऐसा मानता हूं कि सफलता आपकी निश्चित है, आप अवश्य सफल होंगे, और ये मैं विश्वास ही नहीं, ये मेरा दावा भी है। इसके बाद देखिए, ये 3 पुस्तकें वो और 3 पुस्तकें ये, 6 पुस्तकें मैंने बताई। अब बहुत से लेकर अरे 6 ही पुस्तकें, और पुस्तकें तो 6 हैं, लेकिन इनका विश्लेषण, इसको समझना, ये 6 महीने मांगते हैं, वो भी निरंतर अध्ययन करने वालों से। कोई कहे 6 महीने तो हम दे देंगे, नहीं, हो सकता है आपको 6 साल भी लग जाए, अगर आपने सही ढंग से, और हम जो कह रहे हैं और जिस तरीके से मैं अपेक्षा करता हूं उस तरीके को आपने फॉलो नहीं किया तो 6 साल भी लग जाएंगे। इसलिए आप
एक ऐसा तरीका चुनिए और उसको आधार बनाकर अपनी तैयारी, उसको एक गति दीजिए। इंतजार मत करिए। और अगर जिसने ये सोच करके कि मुझे चयन करवाना है, वैकेंसी आएगी, आने दीजिए, आपकी पाठ्यक्रम आने दीजिए। लेकिन किसी ने पाठ्यक्रम पहले अच्छे से तैयार कर लिया है, मैं बताता हूं उसका फायदा। वो कहेगा पाठ्यक्रम आते, अरे इसमें से 70% मैं तैयार कर चुका हूं, 70% तो मेरा तैयार है। दूसरे वाले कहेगा अरे मेरे को तो पाठ्यक्रम में तो आज निकल वाला है, आज मैं इसको देखना शुरू करूं। वो कभी नहीं पकड़ पाएगा, कभी नहीं पकड़ पाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो जिसने पहले इस तरीके से तैयारी की वो आगे ही रहेगा, और जो आगे रहेगा उसके लोग पीछे चलते हैं, फिर वही उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि इस प्रकार से तैयारी करिए, जो बाजार में जो बिक रहा है उसमें से अच्छा सा उठाइए और उस अच्छे को अपना बनाइए और बार बार पढ़िए। कुछ ऐसी गलतियां क्या करते हैं, एक बार पढ़ लिया, इसको तो मैंने पढ़ लिया। साहित्य की एक प्रवृत्ति है, साहित्य बार बार पढ़ने से बार बार बारीकियों को पकड़ता है। आपने जितनी बार पढ़ा उतनी बार उसकी बारीकियों को समझा है, और जितना कम पढ़ा है उतनी ही उसकी कमियां आपके साथ लगी रहेगी। इसलिए फिर कहो ये तो पता नहीं कैसे हो गया, ये कैसे निकल गया, ये तो मेरे समझ में ही नहीं आया। समझ में इसलिए नहीं आया कि आपने एक बार पढ़ के मान लिया कि मैं तो हो गया हूं ब्रह्म राक्षस, मैं तो हो गया हूं विद्वान, इतना बड़ा विद्वान जो ये लगता है कि मेरे सामने तो कोई नहीं टिक पाएगा। वहां आपने साहित्य को ही चैलेंज करना शुरू कर दिया। वो चीजें खतरनाक है, उन चीजों से बचना है। अब उसमें क्या करना है, ये सब चीजें बिंदुवार, और मैं अभी भी कह रहा हूं आप एक बार एक करिए। ये जो 2018 वाला जो सिलेबस है उसको अपने पास रखिए, निकाल लीजिए, नया आएगा। आप तब तक इसी को पूरा समझ जाइए कि इसमें पहले ये था, इसमें ये था, इसमें ये है, इसमें ये, और जब नया सिलेबस आएगा आरपीएससी का तब आप कहेंगे इसमें से ये हट गया। ये मैं कहता हूं सफलता की पहली शुरुआत है। आप जब ये बताने लायक हो गए ना कि इसमें से तो ये मेरा जो पढ़ा हुआ था, मेरा जो समझा हुआ था, उसको ये हट गया भाई, इसका मतलब आपने ये तो जान लिया है कि जो नहीं हटा है वो भी आपने जान लिया कि इसमें से ये नहीं हटा है। इसलिए ये भी है, और हमेशा सिलेबस को अपने पास रखिए। जब भी कहीं भी बैठ रहे हो, ऐसा कहीं भी ऐसा लगता है फुर्सत का क्षण है, तो आप उस सिलेबस को पढ़ लीजिए। बिंदुवार पढ़ने से इतना फर्क पड़ता है। देखिए क्या पूछ रहा है, एक एक चीज पूछ रहा है, उससे आप समझ लीजिएगा। मैं इसको एक उदाहरण से बताता हूं, उसी में से लेते हैं। भक्ति काल, सामान्य परिचय, भक्ति का उद्भव, विकास और दार्शनिक पृष्ठभूमि। अब जो टॉपिक बना है, देखिए भक्ति काल, सामान्य परिचय। सबसे पहले हमें भक्ति का सामान्य परिचय देखना है, भक्ति का उद्भव, उसकी प्रवृत्ति, भक्ति है क्या, ये भक्ति साहित्य में भक्ति का कॉन्सेप्ट क्या है, आया कहां से, ये सब चीजें इसमें है। कोई पूछे ये ऐसे कैसे आ गया, अरे भाई इसमें है। भक्ति काल सामान्य, पूरे काल का सामान्य परिचय आ रहा है ना, तो इसमें ये भक्ति का भी है। भक्ति का उद्भव और विकास, दार्शनिक पृष्ठभूमि, यानी इसके पीछे कौन कौन से दार्शनिक पृष्ठभूमियां, जैसे अद्वैतवाद, द्वैता अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, ये जो है सारी की सारी प्रवृत्तियां इसमें है। अब आपने जैसे ही पढ़ना शुरू किया तो दार्शनिक पृष्ठभूमि में आप समझ गए, दार्शनिक पृष्ठभूमि मुझे तैयार करनी है। आपने कहा कि भक्ति का विकास कैसे हुआ, आपको वो देखना है। आपने देखा भक्ति का उद्भव कैसे, सिर्फ मुझे भक्ति का उद्भव देखना है। और भक्ति काल का सामान्य परिचय, भक्ति काल की परिस्थितियां कैसी है, ये भक्ति काल को भक्ति काल किस रूप में कहा, उससे पहले वाला काल है उसमें क्या अंतर, एक सामान्य सा परिचय। फिर देखिए इस भक्ति काल में संत काव्य, विशेषताएं, प्रमुख कवि एवं रचनाएं। मैं कहता हूं संत काव्य पढ़ते समय सिर्फ इतना ही ध्यान रख लेना, इसकी विशेषताएं क्या है, इसका प्रमुख कवि कौन है एवं रचनाएं कौन कौन सी। जिसने प्रमुख कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं और विशेषताओं को अच्छे से तैयार कर लिया, उत्तर गलत नहीं होगा। इसका मतलब क्या, आपने बिंदुवार आपके दिमाग में ये चीजें चल रही है कि इसमें ये लग रही है। जब आप पढ़ रहे होगे, उस इतिहास को पढ़ रहे होंगे, तो आप तुरंत ही विशेषता, जैसे ही हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखी आई होगी कि भक्ति काल की विशेषताएं, तो आपका फोकस किस पर हो जाएगा, भक्ति काल की विशेषता पर हो जाएगा। और इसका मतलब क्या है, आपकी चेतना में वो चीज, जब हम किसी का पहली बार सामना करते हैं ना, पहली बार में वो स्मृति में इतनी गहराई से नहीं जाती है।
लेकिन अगर आपने पहले उसको उस स्मृति में डाल रखा है कि देखिए ये भक्ति काल एक सामान्य परिचय, उसकी विशेषताएं और प्रमुख जो संत है, भक्त कवि है, उनकी प्रमुख रचनाएं और उनके रचनाओं का परिचय ऐसा है, तो जैसे जैसे पढ़ते जाओगे आपके सामने वो सिलेबस और आपकी चेतना में जो पूर्व जो आपने सोचा था वो दोनों सक्रिय हो जाएंगे और आपको अधिक अधिक तीव्रता से चीजें समझ में आने लगी और वो शार्पनेस आप में आ जाएगी। और यही मंत्र है, अगर आप उस तरीके से जा रहे हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता। और बड़ी एक मार्मिक बात, प्रसंग मुझे याद आया कि जीवन में ये सोच के चलिए, किसी भी काम को अधिकांश लोग चुनौती की तरह लेते हैं। ये फिलोसॉफिकल जो टर्म्स है ना, मैं इसको सही नहीं मानता हूं मेरे साहित्य की दृष्टि से। चुनौती क्या है? क्या लड़ने जा रहे हो? क्या कोई हथियार लेके जा रहे हो? क्या मारने जा रहे हो? क्या कोई बाहुबल का प्रदर्शन करने जा रहे हो? क्या करने जा रहे हो? इससे कुछ नहीं होने वाला है। मैं तो ये कर दूंगा, अब की बार देखना ये कर, उससे कुछ भी नहीं होने। ये तो आपकी बुद्धि को, विवेक को कमजोर करने वाले तत्व है। चुनौती नहीं, रस लीजिए, आनंद लीजिए पढ़ने में और चीजों को समझते जाते रहिए और उसका आनंद ऐसे लीजिए। मैंने इस बिंदु को बहुत अच्छे से तैयार कर लिया, अब देखो पेपर में ये आएगा तो मैं बहुत अच्छे से कर लूंगा। अब ये चीजें जब आएगी ना तो आप सदैव पॉजिटिव बने रहेंगे। आपको कुछ प्रश्न नहीं आएंगे ना तो कुछ लोगों के साथ क्या ईगो हर्ट हो जाता है। ईगो हर्ट हो गया, मैंने तो इतनी किताबें पढ़ी थी, ये मुझे क्यों नहीं आया, इसको तो मैं तुक्का मार के भी करूंगा ना तो करके छोड़ूंगा। वहां वो नेगेटिव काम कर रहा है और उस नेगेटिव मार्किंग का उस पर असर पड़ेगा और वो बाहर हो जाएगा। बहुत से बच्चों के साथ समस्या रहती है, वो ये नहीं समझ पाते कि पेपर का स्तर क्या है। वो तो उनका एक ही दिमाग में चलता है कि अगर 150 है तो 150 में से 150, जब तक नहीं किए कोई मतलब नहीं है। अब फिर वो घबराहट में उस पहुंचने के चक्कर में 110, 120 में, 115 में नीचे आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि गलत जो करेगा उसकी सजा उस गलत करने के साथ साथ सही को भी मिलती है। यानी आपने गलती की है तो जो पीछे सही किया था ना उसको भी आपने सजा दे दी, अपने सही वाले उत्तर को भी, उसमें से कुछ 1/3 वो भी चला गया। इसलिए इसका बड़ा रोल है, आपको जो आ रहे हैं उसको अच्छे से करो। फिर होता है आप अपनी बुद्धिमत्ता का, इंटेलिजेंसी का वो गैसेज प्रयोग करिए। उसके बाद आप देखिए इसका उत्तर ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन दोनों में से हो सकता, उसमें से थोड़ा सोच के उत्तर मारे। और इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है मेरे साहित्य में, हिंदी साहित्य के विषय में आपके साथ ये होगा, आपको टाइम रहेगा। टाइम का इशू कभी नहीं आता साहित्य के विद्यार्थियों के लिए कि पेपर छूट जाएगा। वो आराम से अच्छे से समझ के जो आ रहे हैं उनको अच्छे से करो, उसके बाद जो बचे उन पर थोड़ा चिंतन करो, जो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं उनको छोड़ दीजिए। जिनका आज तक कहीं वास्ता ही नहीं है, आपने देखा आपके लिए पहली बार उनसे सामना हो रहा है, तो उनके सामने खुद को क्या कर लीजिए, अपने आप को कह लीजिए रण छोड़, कि भाई इस प्रश्न के सामने मैं तो ये रण छोड़ रहा हूं। जो कहेगा नहीं मैं से इससे भिड़ रहा हूं, बिना तैयारी, बिना कोई बुद्धि प्रयोग किए और बिना कोई इस प्रकार के प्लान के उस प्रश्न से भिड़ गए और उस प्रश्न ने आपको भिड़ा दिया, आपको बाहर कर दिया। और वो प्रश्न जीवन भर आपको सताएगा कि वो प्रश्न मैं अगर मुझे नहीं आ रहा था, मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने क्यों किया। और पछतावा और होगा, दूसरों को कह और नहीं पाओगे। दूसरे क्या कहें, जब गलत पता था तो क्यों किया। यही तो हमारे यहाँ, जब कोई व्यक्ति जानबूझकर गलती करता है ना तो उस जानबूझकर की गई गलती को वो खुद ही हमेशा रोता है, दूसरों को बता भी नहीं पाता। और किसी से अनजाने में गलती हुई है ना तो वो सबको कहते देखो भाई मुझसे अनजाने में हो गई। कुछ लोगों के जैसे भरने में या ऐसी गलती वो कह देता है कि मेरे इस प्रकार से, उस गलती को क्षम्य है, लेकिन जानबूझ के मुझे आ ही नहीं रहा था, मैंने तो यार तुक्का मारा था, वो तुक्का गलत हो गया और उसी एक नंबर के उस पॉइंट से बाहर हो गया। वहां वो परीक्षा, इसलिए इसको परीक्षा कहा गया है। ये परीक्षा इसीलिए है कि सिर्फ और सिर्फ आपकी तैयारी की, आपके सामने जो पाठ्यक्रम दिया है उसकी, इन्हीं चीजों की ये परीक्षा नहीं है। ये परीक्षा आपके संतुलन की, आपके विवेक की, आपके धैर्य की, आपकी बुद्धि की, आपकी निर्णय क्षमता की, बहुत सी चीजों की परीक्षा। इसलिए इसका नाम परीक्षा है। जिसमें कमजोर पड़े उसी में वो परीक्षा आपको पराजित कर देगी। इसलिए संतुलन रखें। कुछ चीजों में परीक्षा के सामने हाथ जोड़िए, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, क्योंकि आपको नहीं आ रहा है तो बहुत सौ को नहीं आ रहा है। और जो
आपको आ रहा है, हो सकता है वो भी बहुत सौ को नहीं आ रहा है। तो ये जब सोचना कि ये सब लोग कर देंगे मैं रह जाऊंगा, ये जो भ्रम है ये निकाल दे। आज तक मैंने तो कभी मेरे जीवन में अब तक ये अनुभव देखा नहीं कि 150 में से 150 कोई करके आ गया हो, और जो करके आ गया तो भाई वो या तो मनुष्य नहीं है और या कहीं ना कहीं गड़बड़ है। बाकी जो स्तर है वो का वो रहना है, और जिसने अच्छे ढंग से इस तरीके से पढ़ा है वो अवश्य सफल होता है। मैं फिर कह रहा हूं, न तो सफल होने वाले आसमान से गिरते हैं और न असफल होने वाले धरती में समा जाते हैं। हमारे बीच में सफल हो रहे हैं और हमारे बीच में असफल होने वाले भी रह रहे हैं। बस जो असफल हो रहे हैं वो इस प्रकार समा जाते हैं कि बेचारों की वो कहीं गणना में नहीं, केंद्र में नहीं आ पाते। जो सफल हो जाते हैं वो इतना उड़ने लगते हैं कि लगता है कि आसमान के ही थे और आसमान में जा रहे हैं। ये तो उनका भ्रम है, उनकी समस्या है, उसका हम क्या करें। मैं तो ऐसा मानता हूं कि जमीन पर जो चलता है और जमीन पर पैर धरता है और जमीन पर जो कुछ करता है, लोगों को जमीन पर चलना सिखाता है, वो ही सबसे श्रेष्ठ शिक्षक है। जिसकी शिक्षा में वास्तव में ही दिशा हो, जिसकी शिक्षा में दिशा हो, जिसकी शिक्षा में उसका अनुभव बोलता हो, जिसकी शिक्षा में उसकी चतुराई नहीं बोलती हो, जो किसी को डरा नहीं रहा है कि देखिए मैं जो कह रहा हूं वही नहीं, लेकिन वो ये जरूर बता रहा है कि देखिए आपके लिए ये ज्यादा सही है क्योंकि थोड़ा सा मेरा अनुभव इसमें है। इसलिए बार बार गलतियां करके सीखना, अब ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है। क्या करना है, जिसने गलतियां करके सीख ली उनसे सीख लीजिए और उन गलतियों से बच जाइए। इसलिए आजमाए को आजमाना मूर्खता है। प्रेमचंद जी ने कहा है कि जो आजमाई हुई चीज को फिर आजमाता है कि देखिए इस बार ये से कर लेंगे, वो उसकी मूर्खता है, वो उस बार भी वो वैसा ही रह जाएगा। इसलिए जहां से भी इस प्रकार के जो आपके सामने आ रहा है, मैं इन्हीं बिंदुओं पर बात करता हूं। आप इन पुस्तकों को आधार बनाइए और किसी भी प्रकार की समस्या है तो बात करिए। जो भी जिसको भी आप जानते हैं, जो आपको लगता है यार मैं तो कहता हूं मैं तैयार हूं। कभी भी आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप वास्तव में अगर ईमानदारी से तैयारी करने वाले हैं तो पहले तो आप अपने शीशे के सामने खड़ा होकर के अपने आप को 10 मिनट, अपने आप को जब कोई नहीं देख रहा हो, खड़े होकर कहना कि क्या मैं तैयारी करने वाला हूं, क्या मैं तैयारी कर सकता हूं। और अगर आपका चेहरा उस समय रंग नहीं बदलता है और आपके भीतर से लगता है कि आप प्रतियोगी हैं, आप खुद कह दोगे, किसी बताने की जरूरत नहीं है। उस शीशा कभी झूठ नहीं बोलता है। और फिर आप देख लेना, उसके बाद आपका मूल्यांकन करना और तैयारी में लग जाना। हवाई किल्ले जो लोग हवा मार्केट में एक चौराहे पर खड़े हो, वो कह रहे हैं इसमें नहीं तू इसकी तैयारी कर ले, इसकी नहीं तू तो इसकी तैयारी कर ले, ये तो बड़ा टफ है, इसको समझना बड़ा मुश्किल है, तूने 2 विषय में एमए कर रखी है, इसका भी भर दे, इसका भी भर दे, किस में तुक्का लग जाए पता नहीं, या छोड़ दे, इस तैयारी को ही छोड़ दे यार, इसमें बहुत खतरा है, या रहने दे। ये सब जो लोग कहे जा रहे हैं, और आप फुटबॉल बने इधर से इधर दौड़े जा रहे हो, घूमे जा रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। पहले खुद से पूछ लीजिए, क्या स्कूल व्याख्याता बनने के लिए मैं योग्य हूं? क्या मैं तैयारी शुरू कर दूं? क्या आपका आत्मबल आपका कह रहा है कि हां आप ऐसा कर सकते हैं? और तब आपको किसी की बताने की जरूरत नहीं कि मैंने इतने समय तक तैयारी की, मैंने ये किया, नहीं। आप खुद को बताइए, खुद से बात करिए, खुद से पूछिए कि देखिए, और फिर देखिए अगर आपके भीतर से एक ऐसा विश्वास की ध्वनि आपके भीतर से आएगी जो ये कहेगी कि हां, और अगर हां है तो आप तैयारी में लग जाइए, इंतजार मत करिए। जो इंतजार करते हैं ना, उनके खतरा रहता है। खतरे को हमें पहले हटाना है। खतरा पहले टाल दीजिए, उसके बाद उसमें तल्लीनता से लग जाइए। मैं ये चाहता हूं, इसीलिए आप पहले से अपने प्लान को निर्धारित करके और इस प्रकार आगे बढ़ना शुरू कर दें। वैकेंसी आएगी, आप फॉर्म भरेंगे, सब कुछ होगा और अंत में आप सफल विद्यार्थी, आप सफल प्रतियोगी कहलाएंगे। इसीलिए ये मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर प्रकाश चारण आपको असीम शुभकामनाएं देता हूं कि हिंदी विषय में सारे लोगों को, सबको ही कह रहा हूं मैं, फिर भी हिंदी विषय में अगर मेरे द्वारा बताए हुए वो जो मेरे अनुभव को जो आपके साथ थोड़ा सा शेयर किया है, उससे अगर आपको थोड़ा सा भी फायदा होगा तो मेरा ये बताना, मेरा यहां बोलना सार्थक होगा। और मैं अपने आप को ये कह पाऊंगा कि मैंने सामाजिक होने का उत्तरदायित्व निभाया है, और अन्य कोई भी चीज ऐसी नहीं है।
बस मैं सामाजिक हो गया, आप सफल हो गए। आपकी सफलता मेरी पहचान है, आपकी सफलता आपका भविष्य है, आपका जीवन है, आपका वो सब कुछ है। आप भी उस सामाजिकता की ओर अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन जिस दिन आप सफल हो जाएंगे उस दिन मैं कहूंगा कि आपकी सफलता मेरी पहचान बन गई। यानी मैंने समाज में अपने आप को कुछ होने का, अपना अस्तित्व और समाज को कुछ देने का जो भाव था उसको थोड़ा कुछ पूरा किया। यह भी एक ऋण है। जैसे हमारे शास्त्रों में जो चले हैं देव ऋण, पितृ ऋण, भूत ऋण, ये जो ऋण थे उसी में मैं तो कहता हूं शिक्षा तो है ऋण। और ऐसा ऋण आपका अनुभव जो है, उस अनुभव का कोई सदुपयोग करके, उपयोग करके, आपसे दिशा लेकर किसी का अगर भविष्य बनता है तो आप समझिए आपने एक बहुत बड़ा ऋण चुका दिया है। और आज के इस अर्थ प्रधान युग में, इस बेरोजगारी की इस भीड़ में, ये एक तरह से किस प्रकार इस गलाकाट प्रतिस्पर्धा में जहां व्यक्ति कैसे दौड़ा जा रहा है, उसको राह बताने वाले, राह भटकाने वाले ज्यादा है। ये मैं सही कह रहा हूं, राह बताने वाले से ज्यादा राह भटकाने वाले ज्यादा मिल रहे हैं। और ऐसे में हर कोई भटकता हुआ दौड़ रहा है। ऐसे में अगर सही किसी को दिशा मिल जाए और वो सही अप्रोच से अपने सही लक्ष्य तक पहुंच जाए, तो मैं तो चाहता हूं कि जिसने भी उसको दिशा दिखाई उसने एक बहुत बड़े पुण्य का भी काम किया है और अपने मनुष्य होने का, अपने सामाजिक होने का फर्ज निभाया है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि हम फिर मिलते रहेंगे और अपने इस विषय के साथ, और जिस प्रकार की आपको जहां इस संबंध में चर्चा की जरूरत होगी तो आप इस पर चर्चा भी करिए और अपने भविष्य को संवारिए। निरंतर आप अनवरत रूप में अपने उस लक्ष्य की ओर बढ़ें और सफलता को प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद।